Hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the new series Big Brother. So without wasting time, let's start. कहानी की शुरुआत होती है और हमें प्राचीन काल की स्टोरी बताई जाती है जहाँ पर डीमन कबीले का राज था, लेकिन अचानक ही विच कबीले का उदय हो गया और उसने डीमन कबीले को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए जो डीमन किंग थे उन्होंने डीमन कोर्ट को बुझाउन माउंटेन पर सेट कर लिया, लेकिन जब इससे भी विच कबीले को शांति नहीं मिली तो उन्होंने डीमन कबीले से युद्ध की घोषणा कर दी। इसी दौरान डीमन किंग के 10 बेटे सूरज में बदल गए, जिसकी वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ गया और धरती में तबाही होना स्टार्ट हो गई और जितने भी लाइफ थे उनको सरवाइव करने में प्रॉब्लम आने लगी। तभी दिखाया गया कि दुनिया तबाही के नजदीक आकर खड़ी हो गई है, लेकिन अचानक विच कबीले का सबसे पावरफुल वॉरियर प्रकट हुआ और उसने डीमन किंग के 10 बेटे यानी कि 10 प्रिंस के साथ जंग स्टार्ट कर दी, जिसमें डीमन किंग के 9 बेटे मारे गए। लेकिन डीमन किंग का एक बेटा प्रिंस लो वहां से भाग गया और कहीं जाकर छुपकर रहने लगा। युद्ध के बाद धरती बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, जिसमें डीमन और विच कबीले दोनों ने अपना बहुत कुछ खोया था। इसी का फायदा उठाते हुए ह्यूमंस ने विच कबीले को हरा दिया और फिर डीमन कबीले पर अटैक करके बुझाऊ माउंटेन पर डीमन कोर्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके बाद ह्यूमंस ने डीमन कोर्ट को हेवनली कोर्ट में कन्वर्ट कर दिया और वहां पर डीमन का नहीं बल्कि इंसानों का राज चलने लगा। मगर अभी भी एक डीमन प्रिंस लुआ कहीं पर छिपा हुआ है और इतनी पावर कलेक्ट कर रहा है ताकि वो हेवनली कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर पाए, पर उसके लिए ये सब इतना आसान नहीं है क्योंकि अब वो अकेला है और उसे ह्यूमंस पर अटैक करना है। तो वो अपने 9 भाइयों और डीमंस को फिर से जिंदा करना चाहता है ताकि वो ये सब करके फिर से ह्यूमंस पर अटैक करे और हेवनली कोर्ट को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। सीन चेंज होता है और हमें एक एल्डर युवान को दिखाया जाता है जो मेडिटेशन कर रहे होते हैं। तभी मौसम गड़बड़ हो जाता है और अचानक वहाँ पर डीमन प्रिंस लुआ आ जाता है जो कि किंग बन चुका था और वो एल्डर से कहता है कि डिस्टरबेंस के लिए सॉरी, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। और यहाँ पर सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हमें स्टोरी के मेन कैरेक्टर जॉन को दिखाया जाता है। खैर यहाँ पर मेन कैरेक्टर का नाम चांगसा था, पर हमने उसका नाम चेंज कर दिया है और पूरी सीरीज में हम उसका नाम जॉन ही पुकारेंगे। जो बड़े जल्दी जल्दी कहीं पर जा रहे थे, एक्चुअल में उन्हें एहसास हो गया था कि डीमन किंग लुआ ने एल्डर युआन को कैद कर लिया है और उसे समझ आ जाता है कि एल्डर युआन को सेक्रीफाइस करके वो अपने बाकी 9 भाइयों और डीमंस को जिंदा करेगा। दूसरी तरफ हम लुआ को देखते हैं जिसने एल्डर को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था, ये कहते हुए कि बुड्ढे आज मैं तेरी हेल्प से डीमंस को फिर से जिंदा करूंगा। लेकिन जॉन के पास एक स्पेशल पावर थी जिसमें वो पेपर के क्लोन बनाकर उनसे फाइट करवा सकता था, इसलिए लुआ किंग के सामने एक पेपरमैन आ जाता है। यहाँ हमें पेपरमैन और लुआ किंग के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है जहाँ पर लुआ कहता है कि मुझे तो ऐसी उम्मीद ही नहीं थी कि जॉन एल्डर को बचाने के लिए पेपरमैन को भेजेगा। जिसके बाद पेपरमैन कहता है कि डीमन और ह्यूमंस के बीच तो शांति समझौता हुआ है और जितने भी डीमन बचे हुए हैं वो सभी इस समझौते का सम्मान करते हैं ताकि दोनों कबीलों के बीच कभी भी फाइट ना हो। यहाँ पर लुआ किंग हंसते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस के मुंह से फ्रेंडशिप और मॉरलिटी की बातें अच्छी नहीं लगती क्योंकि तुम्हारी फितरत में ही है धोखा देना। जिस पर पेपरमैन हमला कर देता है, पर हम जानते हैं कि लुआ किंग काफी ज्यादा पावरफुल था तो वो पेपरमैन को पकड़कर जमीन में पटक देता है। यहाँ पर पेपरमैन भी उसे हाथ से मारने वाला था, तभी लोया किंग पेपरमैन का एक हाथ तोड़ देता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है कि लोया किंग पेपरमैन पर पावरफुल अटैक करता है जिसकी वजह से पेपरमैन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इधर जॉन को भी समझ आ जाता है कि लोया किंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर भी वो दूसरा पेपरमैन भेज देता है। वो जानता था कि वो ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, लेकिन अभी उसे बिजी रखना जरूरी था और जॉन एक पोर्टल क्रिएट करने लगता है ताकि वो जल्दी से एल्डर युआन के पास पहुंच जाए और उनकी जान बचा सके। इधर हम पेपरमैन को देखते हैं जो एल्डर युआन को लेकर एक पत्थर के ब्रिज से भाग रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लुआ किंग उस ब्रिज पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उनके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं होता है भागने का। इसलिए पेपरमैन अपने स्पेल क्रिएट करके उस पर अटैक करने लगता है। इधर एल्डर युआन भी उसकी मदद करने के लिए अपनी बची हुई पावर्स का यूज करके उस पर अटैक करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि लुआ किंग बहुत ज्यादा पावरफुल था और वो अपने एक ही अटैक में उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि पेपरमैन फिर से उससे भिड़ जाता है। वो किसी भी तरह से लुआ किंग को बिजी रखना चाहता था ताकि तब तक जॉन वहाँ पर आ जाए। तभी दिखाया जाता है कि लोया किंग एक चुटकी बजाकर उन पर अटैक करता है।
लेकिन पेपरमैन एल्डर युआन को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा अटैक एल्डर युआन को भी लग जाता है, जिससे एल्डर युआन की डेथ हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी वहां आ जाता है और एल्डर युआन को पकड़ लेता है, लेकिन अब वो पूरी तरह से टूट चुका था और चीख चीख कर रोने लगता है। यहीं पर सीन कट होता है और हम एक ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जो टाइम को रिवर्स कर रहे थे और काफी चीजें हमें पीछे जाते हुए दिखाई देती हैं। मतलब जो भी अभी हमने देखा वो सब एक फ्यूचर था। वहीं हम जॉन को देखते हैं जो अंडर वाटर मेडिटेशन कर रहा था और अचानक वो मेडिटेशन से जाग जाता है, जिसने पूरा फ्यूचर देख लिया था। अब हमें 200 साल पीछे की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम एल्डर युआन को देखते हैं जो एक छोटी बच्ची को सेक्ट दिखा रहे थे, जिस बच्ची का नाम लिनसाओ है, लेकिन पूरी सीरीज में हम उसे जिया कहकर बुलाएंगे। एल्डर युआन कहते हैं कि हमारे टाओइज्म का नाम डू सियान है, जो कि इमोर्टल भी हैं और हमारे सेक्ट के फाउंडर भी हैं। और ऐसे ऐसे दुनिया में 3 टाओइज्म है, एक है ह्यूमन टाओइज्म, दूसरा है चान टाओइज्म और तीसरा है जाय टाओइज्म। और जिया को तीनों टाओइज्म के हेड के नाम बताते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हें अपने कल्टीवेशन लेवल को जल्दी से बढ़ाना होगा और अपनी इमोर्टलिटी जर्नी को स्टार्ट करना होगा, जिससे मेरी बच्ची तुम्हारी उम्र कई हजारों साल बढ़ जाएगी। यहाँ पर जिया कहती है कि क्या आप भी एक इमोर्टल हो, लेकिन एल्डर युआन टॉपिक चेंज कर देते हैं क्योंकि उन्होंने अभी तक इमोर्टलिटी को हासिल नहीं किया था और कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर एक ही सीनियर होगा और वो होगा जॉन, जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड और 100 सालों से मेरा डिसाइबल है। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी वहां पर आ जाता है क्योंकि वो मेडिटेशन से जाग गया था और एल्डर युआन को जिंदा देखकर उन्हें हक करने लगता है। लेकिन यहाँ पर एल्डर युआन उसे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम फालतू में वक्त ज़ाया क्यों करते हो, तुम्हें सीखना ही है तो कोई ढंग की टेक्निक क्यों नहीं सीखते, जाकर पानी में बैठ जाते हो। ऐसा कहते हुए एल्डर युआन एक स्टिक निकाल लेते हैं और जॉन के पीछे दौड़ने लगते हैं उसे पीटने के लिए। पर जॉन कहता है कि मुझे आपके पीटने से कोई भी तकलीफ नहीं होती बल्कि खुशी मिलती है। ऐसा कहते हुए वो इधर उधर भागने लगता है और एल्डर युआन एक स्टिक लेके उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, लेकिन एल्डर युआन थक जाते हैं इसलिए वहीं पर रुक जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी रुक जाता है और जॉन को रुकता देखकर एल्डर युआन उस पर हिट करने के लिए आने लगते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि चलो जाने दो, अब ऐसा कुछ भी मत करना। तभी एल्डर युआन जॉन से कहते हैं कि मैं 2 महीने के लिए एकांत में जा रहा हूँ और इस बच्ची को तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें इसकी अच्छे से देखभाल करना है और अच्छी शिक्षाएं देनी है। और खबरदार, अगर तुमने इसे गलत लेसन दिया तो मैं तुम्हें देख लूंगा। जिसके बाद एल्डर युआन वहां से चले जाते हैं और तब हम देखते हैं कि जॉन जिया से कहता है कि अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अब मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो अपने पेपर पपेट को निकालकर जिया को खुश कर देता है और कहता है कि घबराओ मत, मैं बस तुम्हें चेक कर रहा हूँ। ये सब सुनने के बाद जिया भी हैरान हो जाती है और कहती है कि इमोर्टल वर्ल्ड के लोग कितने प्यारे होते हैं और कितनी प्यारी बातें करते हैं। तभी जॉन जिया से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम इस टेस्ट में पास हो गई हो, तुम बिल्कुल हेल्दी हो क्योंकि तुम्हें ना कोई श्राप है ना ही कोई मेडिकल डिस्टर्बेंस। ये सुनकर जिया भी खुश हो जाती है और अब जिया की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है, जहां जॉन जिया से कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ टेक्निक सिखाऊंगा जो तुम्हें बड़े ही ध्यान से सीखना होगा। और जॉन उसे सिखाने लगता है और कहता है कि सबसे पहला तुम किसी भी प्रतिद्वंदी को अपने से कम नहीं समझना और उस पर अटैक करने से पहले उसकी कल्टीवेशन लेवल देख लेना, इसके बाद ही अटैक करना, वरना तुम प्रॉब्लम में आ सकती हो। तभी हम देखते हैं कि जिया को एक डक दिखता है जो अपनी कल्टीवेशन लेवल 6 दिखा रहा था। तभी हम देखते हैं कि जिया के सामने 2 ऑप्शन आते हैं जिसमें लिखा था कि या तो तुम उस डक को मार सकते हो या दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करके तुम यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग सकते हो। तभी हम देखते हैं कि जिया पहला ऑप्शन क्लिक करती है और डक को मारने के लिए चली जाती है और जैसे ही वो डक के करीब पहुंचती है तो उसकी कल्टीवेशन लेवल 99 होती है। ये देखकर वो वहीं पर गिर जाती है। यहाँ पर जिया की ये हालत देखकर डक हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जॉन आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें यही ट्रिक इस्तेमाल करनी है जो अभी डक ने किया है।
जो अब मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ। और कहता है कि अब जब भी तुम अपने प्रतिद्वंदी को देखो तो सबसे पहले तुम ऐसा दिखाओ कि तुम हार गए हो। फिर जब वो अपनी कल्टीवेशन लेवल दिखाए तब उस पर तुम काउंटर अटैक कर दो। जिसके बाद जिया उस डक पर एक बम गिरा देती है और उस पर एरो से अटैक करके इस टेस्ट को भी पास कर लेती है। अब हम देखते हैं कि जॉन उसे थर्ड टेक्निक सिखाने वाला था और जॉन उससे कहता है कि अगर तुम्हारा प्रतिद्वंदी बहुत ज्यादा पावरफुल है तो ये दिखाओ कि तुमने कुछ देखा ही नहीं और वहां से भाग जाओ। और अगर फिर भी तुम्हारा प्रतिद्वंदी तुम्हारा पीछा कर रहा है तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेके उसको हरा दो। जिस पर जिया कहती है कि मुझे एक ही बात समझ में नहीं आई कि हमें कमजोरों को क्यों मारना है, क्योंकि मेरे फादर तो कहते हैं कि कमजोरों की मदद करना चाहिए और जंग तो शक्तिशाली लोगों से लड़नी चाहिए। जिस पर जॉन कहता है कि हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकनेस तो पावर्स के साथ आ ही जाती है। फिर हम अपने अनुसार नियम को बदल सकते हैं और फिर तुम जाकर कमजोरों की मदद करना और शक्तिशाली से युद्ध करना। तभी हम देखते हैं कि जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुमने क्या सीखा। जिस पर जिया कहती है कि जब भी कोई खतरा दिखे तो दुम दबाकर भाग जाओ। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैंने कहा था कि तुम उसे गलत लेसन नहीं दोगे और तुम ये क्या सिखा रहे हो उसे, एक भगोड़े की ट्रेनिंग। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन एक स्टिक निकालते हैं और जॉन के पीछे उसे मारने के लिए दौड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिया भी समझ जाती है कि ये सब कुछ नहीं रुकने वाला, इसलिए वो अपना म्यूजिक बजाने लगती है। इधर जॉन अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर एल्डर युआन फिर से की एकांत में जाने वाले थे और कहते हैं कि इस बार तुम्हें अच्छे से ट्रेनिंग देनी है और इस बार कोई भी गलत ट्रेनिंग नहीं देनी है। जिस पर जॉन कहता है कि क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं इसे बिगाड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन कहते हैं क्या कहा तुमने। जिस पर जॉन कहता है कि सॉरी मैं तो मजाक कर रहा था। और एल्डर युआन कहते हैं कि अब वो तुम्हारी जिम्मेदारी है और तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है, समझ गए ना तुम। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ मास्टर मैं समझ गया। तभी एल्डर युआन कहते हैं कि हाँ तुम तो एक नंबर की बेवकूफ हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हें उसे अच्छे से ट्रेन करना होगा। ऐसा कहकर एल्डर युआन वहाँ से चले जाते हैं और अगेन हम देखते हैं कि जिया की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां जॉन बताता है कि आज से 10 साल बाद एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और अभी तुम्हारे पास पूरे 10 साल है, इसलिए तुम्हें कड़ी मेहनत करना है। जिस पर जिया पूछती है कि एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस क्या होती है। जिस पर जॉन बताता है कि एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस में बाहर जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता है, जिससे तुम्हारी टेक्निक स्किल बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है और वहां जाकर तुम मेरा और एल्डर युआन का नाम रोशन कर सकती हो। जिस पर वो पूछता है कि क्या तुम वहां जाना चाहती हो। जिस पर जिया कहती है कि हाँ मैं उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करके आपका और एल्डर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जिस पर जॉन उसे कल्टीवेशन लेवल के स्टेजेस के बारे में जानकारी देने लगता है और कहता है कि हमारी दुनिया में 4 स्टेजेस होते हैं कल्टीवेशन के। फर्स्ट स्टेज होता है की रिफाइनिंग और इस स्टेज को तुम्हें पार करना ही होगा अगर तुम उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना चाहती हो, जिसके लिए अभी तुम्हारे पास पूरे 10 साल है। और सेकेंड स्टेज है गॉड ट्रांसफॉर्मिंग और थर्ड स्टेज को कहते हैं वर्चुअल रिफाइनिंग और फोर्थ नंबर पे आती है टाओइज्म अचीविंग स्टेज। और इन सब को कंप्लीट करने के बाद ही तुम एक इमोर्टल बन सकती हो और हर एक स्टेज में 9 लेवल होते हैं। फिर जॉन बताता है कि अगर तुमने की रिफाइनिंग लेवल को कंप्लीट कर लिया तो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उड़ा सकती हो, वही तुम गॉड ट्रांसफॉर्मिंग को अचीव करके हवा में फ्लाई कर सकती हो। और अगर तुमने वर्चुअल रिफाइनिंग को अचीव कर लिया तो तुम 5 एलिमेंट्स में कंट्रोल कर सकती हो। और अब बात करते हैं आखिरी स्टेज की, जिसमें तुम्हारे ऊपर बहुत ही तेज लाइटनिंग गिराई जाएगी और अगर तुम्हारा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है तो तुम इस लाइटनिंग को झेल पाओगी, वरना तुम वहीं पर खत्म हो जाओगी। ये सुनकर तो जिया बहुत ज्यादा डर जाती है और कहती है कि इतनी मेहनत करके हम उस लेवल तक पहुंचेंगे और एक ही झटके में वो लाइटनिंग पावर हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। जिस पर जॉन कहता है कि अभी तुम उस बात की टेंशन मत लो, अगर तुम्हारे ऊपर वो लाइट गिरेगी और तुम उस पर सरवाइव कर पाओगी तभी तुम एक इमोर्टल बन सकती हो और इसी के बाद तुम्हारी इनफाइनाइट इमॉर्टलिटी की जर्नी स्टार्ट होगी। तभी हम देखते हैं कि जॉन जिया को समझाता है और कहता है कि अभी तुम इन सब बातों की टेंशन मत लो
और जॉन उसे प्रैक्टिस करवाने लगता है और कहता है कि तुम्हें अपने कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तभी हम देखते हैं कि जिया को शुरुआती दिनों में काफी ज्यादा तकलीफ होती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगता है और समय बीतता जाता है। दोनों के बीच रिश्ता भी काफी मजबूत हो जाता है और ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं और अब दिखाया जाता है कि जिया काफी ज्यादा बड़ी हो गई है। जहाँ के लड़के उसके दीवाने थे और वो उसकी एक झलक देखने के लिए वहाँ पर भीड़ लगा दिया करते थे। और अब दिखाया जाता है कि वो एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस का दिन भी आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जॉन जिया भी उस कॉन्फ्रेंस में पहुंच गए थे, जहाँ काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे। और यही हमें दिखाया जाता है डू सियान को, जो कि इस सेक्ट के हेड हैं और एक इमोर्टल भी। वो कहते हैं कि आप अपनी पावर और एबिलिटी के हिसाब से एक वेन्यू में एंटर हो सकते हैं। तभी दिखाया जाता है कि उनके साइड में खड़ा एल्डर एक डायग्राम ओपन करता है जिसमें 4 वेन्यूज होते हैं, जिसमें से एक था फायर, एक था वाटर, एक था अर्थ और चौथी थी लाइटनिंग। वहीं कल्टीवेटर्स की पावर्स को चेक करने के लिए 4 चेक पॉइंट भी बनाए गए थे, जो कि अलग अलग कॉन्टिनेंट में थे, जिसमें से सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट बाइजोलू कॉन्टिनेंट था। और अगर सभी कल्टीवेटर्स ने इन चेक पॉइंट को क्लियर कर लिया तो वो इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले सकते थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि सभी अपनी प्री पावर्स को सेलेक्ट करके वहां पर दाखिल होने लगते हैं। और वहीं हम वोंग जी नाम के एक बंदे को देखते हैं जो अपने सीनियर से कहता है कि बाइजोली कॉन्टिनेंट सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट है। तभी उसकी सीनियर उससे कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उसके अंदर प्रोटेक्ट करूंगी, और अगर हमने सारे चेक पॉइंट को क्रॉस कर लिया तो हमें खास इनाम भी मिल सकते हैं, इसलिए हमें तो ये करना ही होगा। अब दिखाया जाता है कि वो खतरनाक चेकिंग राउंड शुरू हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि कुछ लोग सेलेक्ट हो रहे थे तो कुछ लोग एलिमिनेट हो रहे थे। दूसरी तरफ हम जॉन और जिया को देखते हैं जो माइंड में ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि सबसे सेफ कॉन्टिनेंट सी कोस्ट है और हम तो वहीं पर जाएंगे, और अगर हमने वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हमें अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। ऐसा सुनते ही जिया सी कोस्ट में जंप लगा देती है, जिसके अंदर की वाटर वेव उसे क्रॉस करने की कोशिश करती है, लेकिन जिया वहां पर बचकर वापस आ जाती है, जहां वो अपने सीनियर को बताती है कि मैंने इस कॉन्टेस्ट को पास कर लिया है, और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी उसका सीनियर जॉन उससे कहता है कि तुमने बहुत बढ़िया किया, लेकिन मेरा तो कुछ और प्लान है। जिस पर जिया कहती है कि सीनियर आप बहुत ज्यादा खराब हो। दूसरी तरफ हम बाकी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं, जो भी बाइजोली कॉन्टिनेंट में जा रहा था वो एलिमिनेट होते जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि सुवेना वहां पर पहुंच जाती है, जो कि एक प्रिंसेस है, और वो सीधे बाइजोली कॉन्टिनेंट पे जंप लगा देती है। जैसे ही वो अंदर दाखिल होती है वहां पर बहुत ही घना जंगल था, जिसकी लंबी लंबी बेलाएं उसे पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो अपनी शॉट से वो सारी बेलाओं को कट करके बाहर आ जाती है। और अब हम देखते हैं कि सभी लोग हैरानी की नजर से उसे देख रहे होते हैं, क्योंकि वो पहली बंदी थी जिसने इस चेक पॉइंट को पास किया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सीनियर युनकिंग भी उसी चेक कास्ट को पास कर लेते हैं और जाकर सियोना के पास खड़े हो जाते हैं, जहां सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। यहाँ हमें सीनियर युनकिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो सियोना को लाइक करते हो, जहाँ के सभी लोग उन्हें ही देखने में बिजी थे। इसी का फायदा उठाकर जॉन बाइजोली कॉन्टिनेंट में जाने लगता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाला था वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और उसे रोककर कहती है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। जिस पर जॉन उससे कहता है कि सीनियर आप किसी भी गॉड ट्रांसफॉर्मिंग डिसाइबल को वहाँ जाने से नहीं रोक सकती, और मैं तो सिर्फ हर्ष को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। जिस पर जियो जॉन से कहते हैं कि मैं फिर भी तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए कहा है, और अगर फिर भी तुम अंदर जाना चाहते हो तो मेरी एक कंडीशन है, वो मान लो और फिर तुम अंदर जा सकते हो। ये स्टिक जलते तक तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा, और स्टिक जलते तक तुम फाइट करने में सफल रहे तो तुम अंदर जा सकते हो, जिसके बाद मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली। जिस पर जॉन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जियो उस पर अटैक करने लगती है, और जॉन बस उसे रोकने की कोशिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे तो उस स्टिक के जलते तक ही फाइट करनी है, और वो सारे अटैक से बचते जा रहा था। और अब दिखाया जाता है कि वो हवा में उड़ने लगता है,
लेकिन फिर भी जियो उस पर स्लैश अटैक करती है, जिस वजह से जॉन नीचे आ जाता है। लेकिन वो भी इस अटैक को टॉच करता है और वुडन अटैक से उस पर अटैक करता है, जहाँ पर जियो को भी उस अटैक से बचना पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन दो बड़े पॉट को क्रिएट करता है और उनको आपस में टकरा देता है, जिसकी आवाज से जियो को चक्कर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियो अपने आप को एक चिमटी काटती है और फिर से ठीक हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लगातार जॉन पर अटैक कर रही होती है, लेकिन सारे अटैक को जॉन डिफेंड कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जियो अपनी स्टिक को जॉन के गले पर रख देती है, जिससे जॉन ना आगे जा सकता था ना पीछे। इसलिए वो भी स्टिक खड़े हो जाता है, क्योंकि वो भी समझ जाता है कि अगर मैं हिलूंगा डिलूंगा तो वो स्टिक उसके आर पार जा सकती है। तभी हम देखते हैं कि जियो अपनी स्टिक को हटा लेती है और कहने लगती है कि मैं जीत गई, और बहुत ज्यादा खुश होने लगती है। और सभी जियो के डर की वजह से कहने लगते हैं कि सीनियर आप जीत गए, सीनियर आप जीत गए, यानी सभी लोग उसे झूठा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तभी जियो की नजर जॉन पर जाती है, जो उस स्टिक को देख रहा होता है जो जल चुकी थी। तभी जियो भी उस स्टिक की तरफ नजर घुमाती है तो देखती है कि वो स्टिक पूरी तरह से जल चुकी थी और शर्त के अकॉर्डिंग जॉन इस शर्त को जीत चुका था। तभी हम देखते हैं कि जियो जॉन के सर पे स्टिक मारते हुए कहते हैं कि बदमाश, तुम बहुत ज्यादा शरारती हो, तुमने पता नहीं आज भी इतने सारे ट्रिक्स लगाकर जीत ही गए। भले ही तुम किसी काम के नहीं, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारे मास्टर रोते हुए मेरे पास ही आएंगे। जिस पर जॉन एक स्क्रॉल निकालता है और कहता है कि मैंने इसमें सब कुछ लिख दिया है कि अगर बायजोली कॉन्टिनेंट में मेरी डेथ होती है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मैं ही होऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियो को उसे ना चाहते हुए भी ले जाना पड़ता है, और अब हम देखते हैं कि ये सभी लोग बायजोली कॉन्टिनेंट की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ जियो मनी मन में सोच रही थी कि ये कितना गुड लुकिंग है, इसलिए तो यहाँ है, वरना मैं थोड़ी ना इसे साथ लाने वाली थी। वैसे हम आपको बता दें कि इस सीरीज को थोड़ा फनी और कॉमेडियन बनाने के लिए इस सीरीज में किड फॉर्म को भी दिखाया जाता है, जिससे सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव और कॉमेडियन लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन की नींद खुल जाती है, जिस पर जियो उससे कहती है कि तुमने ड्रैगन एक्सप्लोरिंग टेक्निक तो सीख ली, लेकिन तुम अभी तक वर्चुअल रिफाइनिंग में क्यों नहीं पहुंचे। जिस पर जॉन कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की है, इसलिए मैं इस टेक्निक को मास्टर कर पाया हूँ। जिस पर जियो कहती है कि जरा तुम्हारा हाथ दिखाना, मैं तुम्हारे क्वालिफिकेशन लेवल चेक करना चाहती हूँ। जिस पर जॉन मनी मन सोच रहा होता है कि अगर सीनियर ने मेरा हाथ चेक कर लिया तो वो समझ जाएंगी कि मैं किस कल्टीवेशन लेवल पे हूँ। इसलिए हम देखते हैं कि जॉन अजीब अजीब से बहाने बताने लगता है। कहीं वो कहता है कि औरत को मर्द को छूना मना है, कहीं वो कहने लगता है कि मुझे एक बीमारी है कि अगर कोई औरत मुझे छूती है तो मैं अकड़ जाता हूँ। तभी हम देखते हैं कि जियो उसे जानबूझकर गाल में टच कर देती है। जॉन अकड़ने का नाटक करने लगता है और वहाँ पर गिर जाता है, और यकीन मानिएगा ये सीन काफी ज्यादा फनी लग रहा था, जहाँ हम यूनकिंग को देखते हैं जो सियोना से कह रहा होता है कि मैं बायजोली कॉन्टिनेंट में तुम्हारी हब्स ढूंढने में मदद करूंगा। जिस पर सियोना कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। इधर जॉन की नौटंकी चली रही होती है और सीन चेंज होता है, जहाँ हम एक अननोन साउंड को सुनते हैं जो कह रही होती है कि वो मैजिकल कीड़ा मिल चुका है, बस अब तो प्रिंसेस के आने का वेट है। फिलहाल ये सस्पेंस भरी साउंड के पीछे कौन है वो तो हमें नहीं पता, वो आगे हमें पता चलेगा। अब हमें लीच वॉर के बारे में बताया जाता है, जो कि हजारों साल पहले हुआ था, जहां आज हेवनली कोर्ट मौजूद है। वहां के सेलेस्टियल पिलर्स कोलैप्स हो गए थे, जिसकी वजह से दुनिया में एक बार फिर से तबाही मची हुई थी। उस टाइम वहां की हॉली मदर नोवा ने वहां के 3 सैंड को एक साथ मिलाया था, और इन लोगों ने उन पिलर्स को फिर से बनाने के लिए एक ब्लैक कछुए के चारों पैर को काट दिए थे, जिससे वो पिलर्स तो फिर से बन गए थे। लेकिन जिस कछुए के साथ ऐसा किया गया था उसे बहुत ज्यादा पेन हुआ था, जिसके वजह से वो मारा गया था। और कुछ दिन बाद उस विशाल कछुए की बॉडी स्मोक में बदल गई थी, जो पूरे बायजोली कॉन्टिनेंट में फैल गई थी, और वो स्मोक काफी ज्यादा जहरीली थी। अगर कोई आम इंसान जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है, अगर वो बायजोली कॉन्टिनेंट में जाता है तो उसका जिंदा रहना नामुमकिन है, क्योंकि वो स्मोक आज भी बायजोली कॉन्टिनेंट में मौजूद है। सीन चेंज होता है और हमें जियो को दिखाया जाता है, जो सभी लोगों से कह रही होती है कि एक बंदा है जो कब से हमारा पीछा कर रहा है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा सामने आता है जो उनसे कहने लगता है कि मैं यूजिन किंगडम का मेन गार्ड हूँ, जिसने प्रिंसेस पर नजर रखा हुआ है।
क्योंकि प्रिंसेस पे कभी भी खतरा आ सकता है, इसलिए मैं किंग के आदेश पर उनकी सुरक्षा में लगा हुआ हूँ। जिस पर सियोना कहती है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकती हूँ और तुम वापस चले जाओ। इधर जॉन भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये बंदा कितना झूठा है, जरूर इसके मन में कोई प्लान चल रहा है, लेकिन देखो ऊपर से कितनी फिक्र जता रहा है। तभी यून किंग कहते हैं कि जनरल को हमारे साथ आने दो, क्योंकि बायजूली कॉन्टिनेंट काफी ज्यादा खतरनाक है और ये किंग के भरोसेमंद इंसान है। जिस पर जू पूछती है कि क्या तुम इस इंसान को पहले से जानते हो, जिस पर यून किंग कहते हैं कि हाँ, मैं बचपन से ही सियानों के साथ पला बड़ा हूँ, तो मैं इस इंसान को अच्छे से जानता हूँ। ये किंग का एक भरोसेमंद इंसान है। तभी सीनियर जू उसे साथ चलने की परमिशन दे देती है। वहीं जॉन भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये दोनों तो बचपन के प्रेमी लगते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें सी कॉस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम एल्डर को देखते हैं जो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें पूरी जान लगाकर डीमन से फाइट करना होगा, वरना तुम डीमंस का निवाला बन जाओगे। जिसके बाद कॉन्टेस्ट शुरू हो जाता है और हम जिया को देखते हैं, जिसके ऊपर एक डीमन ने अटैक कर दिया था, लेकिन जिया ने अपने टेलिस्मान पावर से उस डीमन को ढेर कर दिया था। तभी हम देखते हैं कि ऐसे ही जिया ने बहुत सारे डीमंस को ढेर कर दिया था। आगे दिखाया जाता है कि जिया के सामने बहुत सारे डीमंस आ जाते हैं, जिनसे जिया का फाइट करना इम्पॉसिबल लग रहा था, इसलिए जिया को जैसा सिखाया गया था वो वैसे ही करती है और वो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। सीन चेंज होता है, हम सीनियर जियो को देखते हैं जो सभी से कह रही होती है कि हम बायजूली कॉन्टिनेंट के काफी ज्यादा नजदीक पहुँचने वाले हैं, जहाँ हम बॉर्डर्स के एंट्रेंस में पहुँच जाएंगे। जिस पर सियोना जियो से पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों है कि बायजूली कॉन्टिनेंट में गेट की जरूरत पड़ी, जिसका आंसर देते हुए जियो कहती है कि गुड क्वेश्चन, और बताने लगती है कि जब हजारों साल पहले लीच वार हुई थी तो डीमंस और विच आकर यहाँ पर छुप गए थे, जब से ये उनका घर बन गया है। और कई बार डीमंस और विचेस को देखने के दावे किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एंट्रेंस गेट लगाने की जरूरत पड़ गई। और अब हम देखते हैं कि वो एंट्रेंस गेट के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जियो उनसे कहती है कि तुम्हें अंदर जाने से पहले गाँव जाना होगा, जहाँ से तुम्हें स्मोक अवॉइडिंग का सामान लाना होगा और तुम 2 घंटे बाद रिटर्न आना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग गांव की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन जॉन वहीं पर बैठा हुआ था। जिस पर जियो उससे कुछ पैसे देते हुए कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मास्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं है, इसलिए तुम इस पैसे को खर्च कर लो। जिस पर जॉन जियो को थैंक यू करता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सियोना आ जाती है और वो जॉन से कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ जो मिसबिहेव किया था उसकी ये माफी समझ लेना, और वो उसे कुछ पैसे देकर गांव की तरफ निकल जाती है। जिस पर जॉन मन ही मन सोच रहा होता है कि ये लड़की उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रहा था। तभी हमें 2 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सीनियर जियो सभी को मैसेंजर स्टोन देती है, जो कहती है कि अगर तुम मुसीबत में रहो तो तुम इसे प्रेस कर देना और मैं तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ पर आ जाऊंगी। और हाँ, ये कॉन्टेस्ट 20 दिनों तक चलने वाला है और अगर तुमने इससे पहले खुद ही क्विट कर दिया तो तुम इस कॉन्टेस्ट में फेल हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि तुम सभी साथ में ही रहना ताकि तुम इस कॉन्टेस्ट से एलिमिनेट ना हो जाओ। और मैं भली भांति जानती हूँ कि तुम हब्स को ढूंढ रहे हो जिनकी सुरक्षा ये बीट्स करते हैं, और अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम इनका निवाला बन जाओगे। तभी सियोना जनरल से कहती है कि तुम सीनियर जियो के साथ ही रहो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ये कहकर वो जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यून किंग भी कहता है कि जनरल तुम फिक्र मत करो, मैं प्रिंसेस की रक्षा अपनी जान देकर भी करूंगा। तभी हम देखते हैं कि जॉन भी काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये लड़का तो प्रिंसेस पर पागल ही है। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग अपनी टेलिस्मान पावर से अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि जॉन भी अपनी टेलिस्मान पावर को एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन तभी जियो उसे एक लात मारती है और उसे अंदर भेज देती है और कहने लगती है कि सभी के साथ ही रहना, समझे ना तुम। जिस पर जॉन जियो से कुछ सीक्रेटली बात करता है, लेकिन वो अभी हमें नहीं बताया जाता, वो हमें आगे पता चलेगा। सीन चेंज होता है और हमें बायजूली जंगल का सीन दिखाया जाता है, जो देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जहाँ जगह जगह में बीस्ट छुपे हुए थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि इस भयानक जंगल से एक बैड स्मेल आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि सीनियर यान अपनी पावर से उस स्मेल को रोक देती है और तभी हम देखते हैं कि उनके ऊपर एक बीस्ट हमला करता है, जिस पर मिस्टर यून किंग उस बीस्ट से फाइट करने लगता है और हम देखते हैं कि वो बड़े स्टाइल से उस बीस्ट को खत्म कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे बीस्ट अचानक सभी पर हमला कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि सभी लोग उन बीस्ट से फाइट करने लगते हैं।
तभी हम देखते हैं कि सियोना अपनी शॉट पावर को एक्टिवेट कर लेती है, जिसकी वजह से उसकी शॉट से मल्टीपल शॉट निकलने लगती है और वहां पर एक बड़ा सा लोटस क्रिएट हो जाता है। ये देखकर तो जॉन भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो सारी शॉट एक बीस्ट के अंदर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो मारा जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो लोटस फायर टेक्निक को देखकर सारे बीस्ट वहां से भाग जाते हैं। इधर हम जॉन को देखते हैं जो बाजुली मैप को पढ़ रहा होता है और मनी मन में सोच रहा था कि जो चीज मुझे चाहिए वो जंगल के अंदर है और ये जंगल की बॉर्डर है, तो मुझे तो जंगल के अंदर जाना होगा, तो मुझे किसी भी तरह इन सब से अलग होना होगा। और रही बात इनकी सुरक्षा की, तो ये सभी वर्चुअल रिफाइनिंग स्टेज में है, तो ये अपनी रक्षा कर सकते हैं। साथ ही सीनियर ज्यू से भी मुझे पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि वो फ्लोट करते हुए हम पर नजर रखे हुई है। दूसरी तरफ हम सीनियर ज्यू को देखते हैं जो जनरल से कह रही होती है कि तुम फिक्र मत करो, मेरे जितने भी एप्रिसिएंट हैं वो सारे पावरफुल हैं। अब हम सभी को एक साथ देखते हैं जहां पर मिस्टर योंगकिंग कहते हैं कि हम मैचिंग हब को ढूंढने जा रहे हैं, इसलिए हम दोनों तो साथ रहेंगे। तभी सीनियर यान भी कहती है कि हम दोनों भी साथ जा रहे हैं। तभी वो जॉन से पूछती है कि तुम किसके साथ चल रहे हो, जिस पर जॉन कहता है कि मैं तो अकेले ही जाने वाला हूँ। ऐसा कह के वो उनको बाय बाय करता है और वहाँ से बड़े ही स्पीड से चले जाता है। इधर सीनियर ज्यू को भी पता चल जाता है कि ये सब अलग अलग जा रहे हैं, इसलिए वो सोचती है कि मैंने तो इनको साथ रहने की सलाह दी थी, लेकिन ये पता नहीं अलग अलग क्यों जा रहे हैं। जिस पर जनरल ज्यू से कहता है कि अगर आपको लगता है कि प्रिंसेस को मेरी नीड है तो मुझे जाने दो। जिस पर सीनियर ज्यू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम सभी पर बारी बारी से नजर रखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ज्यू वांगचिंग और यान के पास पहुंच जाती है, जो एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे होते हैं। इसलिए ज्यू सीधे युनकिंग और प्रिंसेस के पास चली जाती है, जहां वो दोनों तो बीच से फाइट कर रहे होते हैं। ये सब देखने के बाद ज्यू सीधे जॉन के पास पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि जॉन उसे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने तलिस्मान पावर से खुद को हाइड किया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि ज्यू भी कोई कम नहीं है, वो उसे ढूंढ ही लेती है। जॉन बड़ी तेजी से वहां से भाग रहा होता है, लेकिन ज्यू कहती है कि वहां जाना तो सख्त मना था, क्योंकि वहां तो पॉइजनस बीस्ट रहते हैं। इधर हम बहुत सारे बीस्ट को देखते हैं जिन्होंने जॉन को देख लिया था। तभी हम देखते हैं कि जॉन अपनी तलिस्मान पावर का यूज करके वहां से बहुत ही स्पीड से निकल जाता है। ये देखकर ज्यू भी शॉक्ड हो जाती है और कहने लगती है कि ये बंदा तो पूरी तैयारी के साथ गया है। तभी ज्यू जनरल से कहती है कि अब प्रिंसेस की बारी आ चुकी है, तो चलिए वहां चलते हैं, वरना तुम मेरी फालतू में बुराइयां करते फिरोगे कि मैंने तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाने नहीं दिया। तभी हम देखते हैं कि वो जनरल एक जहरीला कीड़ा जंगल में छोड़ देता है। इधर हम जॉन को देखते हैं जो बड़े ही तेजी से जा रहा होता है और कह रहा था कि मैं भी यहाँ नहीं आना चाहता था, बस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तभी दिखाया जाता है कि जॉन के पीछे काफी सारे बीस्ट लग चुके थे, इसलिए वो स्पाइडर वेव को क्रिएट कर देता है ताकि कोई भी बीस्ट जो आए वो उसमें आकर फंस जाए। और जॉन अपनी हब्स ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी हम एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि जॉन के पीछे लग चुका था, लेकिन स्पाइडर वेव की वजह से जॉन को भी उस अनजान शख्स के बारे में पता चल गया था। जहां हम देखते हैं कुछ लोगों को जो सभी को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम सियोना को देखते हैं जो कुछ लोगों से फाइट करके उनको दूर कर देती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें वांगचिंग और यान को दिखाया जाता है, जिन पर भी अचानक हमला हो जाता है, लेकिन वो उनसे फाइट करके उन्हें दूर कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर अचानक फॉग क्रिएट हो जाता है, जिसकी स्मेल से वांगचिंग और यान बेहोश हो जाते हैं। इधर ज्यू को भी पता चल जाता है कि वांगचिंग और यान खतरे में है, लेकिन तभी जॉन का मैसेंजर स्टोन भी ब्रेक हो जाता है, इसलिए ज्यू समझ जाती है कि जॉन की जान भी खतरे में है। इसलिए वो दोनों जनरल के साथ डिसाइड करते हैं कि वो अलग अलग जाकर दोनों की हेल्प करेंगे। और यहाँ हम देखते हैं कि ज्यू वांगचिंग और यान के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो पहले से ही बेहोश पड़े थे। तभी ज्यू देखती है कि वहाँ पर मिस्टीरियस ऑरा बिखरा हुआ है, इसलिए वो पत्थर की दीवार क्रिएट करती है और दोनों को सही समय में उठाकर ले जा लेती है। इधर हम जॉन को देखते हैं जिसके पीछे वो मिस्टीरियस बंदा लगा हुआ था, इसलिए वो उसे चकमा देकर भाग जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो बंदा बहुत ही ताकतवर था। तभी वो जॉन के ऊपर एक शॉट से वार करता है। दूसरी तरफ हम सियोना को देखते हैं जिस पर भी हमला हो गया था, लेकिन सियोना सबसे डटकर मुकाबला कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि सियोना सबको अपनी शॉट से मार देती है, लेकिन एक बंदा ब्लैक पिल को कंज्यूम कर लेता है,
जिसकी वजह से वो सभी लोग वापस से जिंदा हो जाते हैं। ये सब देखकर सियोना हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ हम जीव को देखते हैं, जिसके पीछे एक वाटर ड्रैगन लगा हुआ था और वो बार बार जीव को परेशान कर रहा था। इसलिए जीव कहती है कि तुम ऐसी घटिया ट्रिक से मुझे कब तक परेशान करते रहोगे, दम है तो सामने आओ और मुझसे फाइट करो। दूसरी तरफ हम उसी अनजान शख्स को देखते हैं जिसने जॉन के ऊपर शॉट घुसा दिया था। तभी दिखाया जाता है कि वो जॉन नहीं बल्कि वो उसका एक पेपरमैन था। इसलिए वो अनजान शख्स भी समझ जाता है कि ये कोई जॉन नहीं था बल्कि उसका पेपरमैन था, क्योंकि जॉन के पास एक ऐसी पावर थी जिसके थ्रू वो एक पेपरमैन में जान डालकर एज अ ह्यूमन यूज कर सकता था। तभी हम देखते हैं कि जॉन उसके सामने आता है और उसके ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन वो बंदा उसके सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए जॉन उसके सामने आकर उसके माथे में एरो से वार करता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन अपने पेपर टैलिस्मैन को भेज देता है और वो पेपर टैलिस्मैन उस पर पॉइजन से अटैक करते हैं और ये पॉइजन इतना खतरनाक था कि वो बंदा वहीं पर जलकर खाक हो जाता है। तभी जॉन सभी पेपर टैलिस्मैन को ऑर्डर देता है और कहता है कि इसकी सोल को रिफाइन करो और इसकी सारी बुराइयों को खत्म कर दो, ताकि ये फिर से जन्म ले सके और अपनी अगली लाइफ को अच्छे से जी सके। इसलिए वो सारे पेपर टैलिस्मैन ऐसा ही करने लगते हैं। वो उसके लिए प्रार्थना करते हैं और उसकी सारी बुराइयों को खत्म कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पेपर टैलिस्मैन जॉन की तरफ जाने लगते हैं और उस बंदे की स्टोरेज रिंग भी जॉन को मिल जाती है और जॉन प्रार्थना करता है कि हम सभी मिट्टी से बने हुए हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। दूसरी तरफ हम जीव को देखते हैं जो अभी भी ड्रैगन एरे में फंसी हुई थी और अपने सीनियर को याद करने लगती है और कहती है कि अगर सीनियर यहाँ होते तो अच्छा होता। और तभी हम देखते हैं कि उसके सीनियर को छींका जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि जीव उन्हें याद कर रही है। दूसरी तरफ हम सियोना को देखते हैं जो उनसे फाइट करके थक चुकी थी। इसलिए वो उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग चाहते क्या हो और तुमने हम पर अटैक क्यों किया है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर जनरल युआन आ जाते हैं और वो सियानो से कहने लगते हैं कि 100 साल पहले तुम्हारे राज्य ने हमारे राज्य को तबाह कर दिया था, जिसमें कई सारी कंट्रीज और मेरा गांव भी डिस्ट्रॉय हो गया था। इसलिए मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ वफादार रहने का नाटक कर रहा था ताकि मैं अपने प्लान को अंजाम दे सकूं। दूसरी तरफ जीव को भी समझ आ जाता है कि असली गद्दार तो वो जनरल है जिसने वो ड्रैगन एरे को क्रिएट किया है। और तभी उसे याद आता है कि जॉन ने उसे जाते हुए कहा था कि ये इंसान हमारे ओरिजिन का नहीं है, इसलिए इससे बचकर रहना। और यहाँ जीव को पूरी प्लानिंग समझ आ जाती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जो उस मरे हुए बंदे की मेमोरी को चेक कर रहा होता है, जहाँ जॉन को कुछ विजन्स दिखते हैं जिसमें वो जनरल युआन अपनी प्लानिंग को किसी मिस्टीरियस इंसान से डिस्कस कर रहा होता है, जहाँ वो उस इंसान से कह रहा होता है कि हम ड्रैगन एरे का इस्तेमाल करके जीव को फंसा सकते हैं ताकि वो किसी की भी हेल्प ना कर पाए। लेकिन सियोना का क्या करना है, जिस पर वो मिस्टीरियस बंदा कहता है कि उसे तो मैं संभाल लूंगा, बस तुम्हें जितना काम दिया गया है तुम उसे कर लो, इसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मिस्टीरियस बंदा कोई और नहीं बल्कि यून किंग था, जो इतने दिनों से प्रिंसेस के साथ प्यार का नाटक कर रहा था। और ये रात जॉन भी जान चुका था और जॉन मन में सोच रहा था कि तभी मैं सोच रहा था कि कोई इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है। खैर मुझे भी दूसरों के मैटर में इंटरफेयर करने का कोई शौक नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जॉन के ऊपर एक इंसेक्ट नजर रख रहा था, इसलिए जॉन उस इंसेक्ट पर वार करता है और उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि जनरल ने बहुत सारे इंसेक्ट को छोड़ा है ताकि वो सब पर नजर रख सके। इधर हम जॉन को देखते हैं जो हर्ब्स ढूंढने के लिए जाने लगता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि मैं यून किंग से बाद में निपट लूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एसिड रेन शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ के पेड़ पौधे जलने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जॉन अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगता है और अपने एंसेस्टर से हेल्प मांगने लगता है। तभी एंसेस्टर की शैडो दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि वहाँ काफी अजीब सा माहौल क्रिएट हो गया था। तभी वहाँ पर बिजलियां कड़कने लगती है। तभी हम देखते हैं कि सियानो वहाँ से नीचे गिरती है और जॉन उसे पकड़ लेता है, जिसके बाद दिखाया जाता है कि उसकी सॉर्ड भी नीचे आ जाती है और जॉन के पैरों में गिर जाती है, जिसकी वजह से जॉन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है और वो जोर जोर से रोने लगता है। सीन चेंज होता है और हमें सी कोस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम जिया को देखते हैं जो डीमन से फाइट कर रही होती है और एक डीमन को मार देती है। तभी दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे डीमन आ जाते हैं, जिससे जिया घबरा जाती है और वहीं पर गिर जाती है।
पर सडनली जिया के हाथों से एक पॉट छूट जाता है जिसमें पॉइजन भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो सारे डीमन मारे जाते हैं। तभी दिखाया जाता है कि वो एल्डर उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि ये पॉइजन तुम्हें कहाँ से मिला और तुमने इसे कैसे बनाया, जिस पर जिया घबराते हुए बता देती है कि ये उसके सीनियर जॉन ने दिया है, जिस पर वो एल्डर उससे एक बॉटल पॉइजन ले लेता है ताकि वो इस टेक्निक को सीख सके। इधर जिया को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे ये बात सीक्रेट रखनी थी और इस बात का वो बार बार रिग्रेट कर रही होती है कि अब वो सीनियर जॉन को क्या जवाब देगी। सीन चेंज होता है और हम सियानो को देखते हैं जिस पर जनरल ने अटैक कर दिया था, लेकिन युनकिंग सियानो के सामने हीरो बनने की कोशिश करता है और जनरल से फाइट करने लगता है, लेकिन जनरल बड़ी ही चालाकी से उसके गले में सॉर्ड रख देता है, जहां जनरल युनकिंग से कहता है कि लगता है तुम प्रिंसेस से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तभी तुम इतने मुश्किल हालातों में भी उसका साथ दे रहे हो। जिस पर युनकिंग कहता है कि हाँ, मैं बचपन से उससे प्यार करता हूँ और मैं उसे ऐसे मुश्किल हालातों में नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें उसे मारना है तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तभी हम देखते हैं कि जनरल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, जिस पर वो बताता है कि अगर ये मेरे पास लास्ट मौका है तो मैं अपने प्यार का कन्फेशन सियानो के साथ करना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि युनकिंग सियानो से अपने प्यार का कन्फेशन करता है और कहता है कि सियानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आफ्टर लाइफ में पूरी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर सियानो को बचपन की मेमोरी याद आने लगती है जो उसने युनकिंग के साथ समय बिताया था। तभी हम देखते हैं कि वो कुछ सोचकर कहती है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। ये बात सुनकर तो युनकिंग के होश ही उड़ जाते हैं और साथ ही वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। वहीं जनरल युनकिंग की कंडीशन पे हंसने लगता है। तभी सियानो युनकिंग से कहती है कि मैंने प्यार करने का ख्याल कब से ही छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ कल्टीवेशन के नाम कर दी है और अगर आज मैं मर गई तो वो मेरी किस्मत होगी और अगर किस्मत से हम दोनों बच गए तो दोनों मिलकर कल्टीवेशन पर फोकस करेंगे। ये सुनकर युनकिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहने लगता है कि मतलब तुम कभी भी मेरी नहीं होने वाली। और तभी हम देखते हैं कि वो जनरल से कहता है कि सॉर्ड हटा दो। इधर सियानो को भी समझ आ जाता है कि युनकिंग ही इन सब का बॉस है। तभी युनकिंग कहता है कि मैं तुमसे शादी करके राजा का दमाद बनना चाहता था, फिर मैं धीरे धीरे करके पूरे राज्य को अपने राज्य में मिला लेता, लेकिन तुमने तो मेरे सारे सपने ही तोड़ दिए। जिस पर सियानो कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी कर भी लेते तो तुम कभी भी राजा की पोजीशन में नहीं पहुंच पाते, क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, तो वैसे भी ये तुम्हारा प्लान बहुत ही घटिया था। तभी हम देखते हैं कि सियानो अपने तलिस्मान को निकाल लेती है और उनसे बात करते करते ही उसे एक्टिवेट करके वहां से भाग जाती है और इस तरह से वो जॉन के पास पहुंच गई थी। यहाँ जॉन भी सोच रहा होता है कि मैं कब तक इसे संभालते बैठूंगा, तब तक तो मेरी हर्ब्स भी उस एसिड रेन में जल जाएंगी। तभी हम देखते हैं कि जॉन सियानो को एक सुरक्षित जगह पर ले जा लेता है, जहाँ वो आग लगाकर उसके घावों को भी हील कर देता है। तभी हम देखते हैं कि सियानो को भी होश आ जाता है और वो समझ जाती है कि जॉन ने ही उसकी जान बचाई है और मन ही मन में कहने लगती है कि जॉन कितना अच्छा इंसान है। तभी वो जॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हारी वो बीमारी का क्या हुआ जिससे तुम किसी औरत को टच करते हो तो अकड़ जाते हो, तो क्या वो तुम्हारी बीमारी ठीक हो गई? जिस पर जॉन को कुछ भी समझ नहीं आता कि अब वो क्या कहे, इसलिए वो वहाँ से भागना ही मुनासिब समझता है। तभी सियानो देखती है कि जॉन ने उसके लिए एक नोट छोड़ रखा था जिसमें उसने उसे सजेशन दिया था कि किसी पर भी इतने जल्दी भरोसा नहीं करना, वरना वो धोखेबाज निकल सकता है, और उसके लिए एक मैप भी छोड़ रखा था जिसके थ्रू वो बाहर निकल सकती थी। और अब सियानो को भी सब कुछ समझ आ चुका था, इसलिए वो इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि अगर जॉन नहीं होता तो आज वो नहीं बच पाती। तभी वो डिसाइड करती है कि वो युनकिंग की हकीकत सबके सामने लाएगी और अब वो अपनी सॉर्ड को समन करके वहाँ से निकल जाती है। इधर जॉन भी खुश हो जाता है और कहने लगता है कि अच्छा हुआ ये लड़की समझदार निकली, वरना ये तो मुझे ही फंसा देती। आइंदा से मैं ऐसे मैटर में कभी दखल नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। ऐसा कहकर वो हब्स ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हम देखते हैं कि जॉन जमीन में एक पंच मारता है जिसकी वजह से वहाँ एक एनर्जी फ्लो होने लगती है। दरअसल जॉन करीब 10 दिनों से एक सियानजी हब्स को ढूंढ रहा है जो बड़ी ही स्पेशल है, जिसके रिफाइनिंग पॉइजन से एक इमोर्टल भी मर सकता है। लेकिन फाइनली उसे अब सियानजी हब मिल जाती है जो कि एक पहाड़ की पीक पे थी। लेकिन दिक्कत ये थी कि कुछ डीमंस भी उस हर्ब को हासिल करना चाह रहे थे। इधर हम सियानो को देखते हैं जो काफी आगे निकल चुकी थी, लेकिन वही लोग उसके पीछे पड़े हुए थे जो उस पर अटैक कर रहे थे।
जिसकी वजह से सियानो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। इधर जॉन भी काफी ज्यादा इरिटेट हो गया था और खुद को ही कोसने लगता है कि मैं आखिर इस लड़की से मिला ही क्यों। फिर भी मैंने उससे कहा था कि मैप को पढ़ के तुम सुरक्षित निकल सकती हो, लेकिन मुझे तो लगता है इसे मैप ही पढ़ना नहीं आता। अब मैं इसे बचाऊं या हब्स ढूंढने जाऊं, ये सोच सोचकर जॉन परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ सियानो को देखते हैं जिसे दुश्मनों ने घेर लिया था और वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, फिर भी वो उनसे फाइट कर ही रही थी। इधर जॉन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो हब्स लेने जाए या सियानो को बचाने। अगर वो सियानो को बचाने गया तो उसकी कल्टीवेशन लेवल को सब जानने लगेंगे, क्योंकि वो इतने दिन से सभी से छुपाते आया है। और अगर हर्ब्स लेने नहीं गया तो वो मॉन्स्टर उसे खा लेंगे। दूसरी तरफ हम सियानो को देखते हैं जो दुश्मनों से फाइट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है और जॉन उसे इंस्ट्रक्शन देता है और सियानो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके दुश्मनों से फाइट कर रही होती है। दूसरी तरफ हम जॉन को देखते हैं जिसने एक पिल को कंज्यूम कर लिया था। ये वही पिल थी जो हर्ब्स में जो पॉइजन होता है उसे डिटॉक्सिफाई कर देती है। दूसरी तरफ हम जनरल को देखते हैं जो यूनकिंग से कहता है कि आज हमें सियानो को खत्म करना होगा, लेकिन यूनकिंग दिल से सियानो को नहीं मारना चाहता था। तभी हम देखते हैं कि जनरल सियानो पर अटैक कर देता है, लेकिन सियानो अपने शॉर्ट डिफेंस से उसे डिफेंड कर देती है। तभी हम देखते हैं कि जनरल सियानो पर फाइनल अटैक करता है, जिसकी वजह से सियानो ऊपर फ्लोट करने लगती है। और तभी हम देखते हैं कि वो सारे दुश्मन उसे पकड़ने के लिए आने लगते हैं, लेकिन तभी उनके सामने एक स्नेक आ जाता है और ये बात जॉन पहले से जानता था और यही तो उसका प्लान था। दूसरी तरफ हम जीव को देखते हैं जो अभी भी उस ड्रैगन एरे में फंसी हुई थी और इधर हम देखते हैं कि वॉन्चिंग और यान को भी होश आ गया था। इधर जीव भी कहने लगते हैं कि पता नहीं मेरे बाकी के डिसेबल किस हालात में होंगे, क्योंकि मैं इस ड्रैगन एरे की वजह से उन्हें देख भी नहीं पा रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर दो इमोर्टल की लाशें आकर गिरती है जिसे किसी सीनियर के पाम ने मार दिया था। तभी जीव सोचती है कि ये काम कहीं मेरे सीनियर का तो नहीं। तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एरे भी डिस्ट्रॉय हो जाता है और तभी वहाँ पर दो एल्डर्स आते हैं। तभी एल्डर जियांग कहते हैं कि हमारी प्यारी जीव ने मुझे याद किया और हम चले आए। ये आवाज सुनकर जीव को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। दरअसल एल्डर जियांग हमेशा से जीव के साथ फ्लर्ट करते रहते हैं और तभी हम देखते हैं कि जीव भी गुस्से में आकर एल्डर जियांग की तगड़ी धुलाई कर देती है और ये सीन काफी ज्यादा फनी लग रहा था। तभी हम देखते हैं कि एल्डर युआन जीव से कहते हैं कि मैं अभी इमोर्टल नहीं बना हूँ, इसलिए मैं बाइजुली जंगल में कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें ही हमारी मदद करनी होगी जॉन को ढूंढकर। तभी एल्डर जियांग कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। दूसरी तरफ हम सियानो को देखते हैं जो सभी को उस स्नेक के सामने फंसाकर वहां से भाग जाती है, लेकिन यूनकिंग ने सियानो को देख लिया था, इसलिए यूनकिंग सियानो के पीछे लग जाता है और अब हम देखते हैं कि यूनकिंग और सियानो के बीच तगड़ी फाइट होने लगती है। इधर जॉन ने भी सियानो को बता दिया था कि भले ही वो तुम्हारा सीनियर है, लेकिन तुम उसे थोड़ी देर तक रोक सकती हो। दूसरी तरफ हम उस जनरल को देखते हैं जो उस स्नेक से फाइट कर रहा था और दिखाया जाता है कि जनरल ने अपनी शॉट से स्नेक पर वार किया था, जिससे उसका पॉइजन अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था। और इसी सस्पेंस के साथ आज के इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन लेवल जरूर बढ़ाइएगा।